तेनालीराम और लालची मंत्री। विजयनगर के दरबार में एक मंत्री था जो बाहर से तो बहुत धर्मात्मा और सज्जन दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची था। वह हर किसी से रिश्वत लेता, गरीबों को तंग करता और अपने लिए सोना चांदी बटोरता। लोग उससे परेशान हो गए, मगर उसकी चालाकी के कारण कोई उसकी पोल नहीं खोल पाता। राजा कृष्णदेवराय भी उसकी असलियत से अनजान थे। यही काम तेनालीराम ने अपने हाथ में लिया। चालाक योजना। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपके एक मंत्री के भीतर लालच का राक्षस छिपा है, लेकिन उसे उजागर करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राजा ने सहमति दी। तेनालीराम ने योजना बनाई कि दरबार में एक नकली खजाने की घोषणा करवाई जाए। लालच की परीक्षा। अगले दिन राजा ने सबके सामने कहा, मुझे खबर मिली है कि जंगल में एक गुफा है जिसमें प्राचीन काल का खजाना छुपा है। जो मंत्री जाकर उसे लाएगा वह उसका आधा हिस्सा रख सकता है। सभी मंत्री चुप रहे, पर वही लालची मंत्री उत्साह से उछल पड़ा। महाराज, मुझे भेजिए, मैं यह कार्य तुरंत पूरा कर दूंगा। राजा ने उसकी हामी भर दी। तेनालीराम का जाल। तेनालीराम ने गुफा में पहले से ही एक चाल तैयार कर रखी थी। वहां एक बड़ा बक्सा रखा गया था जिसमें सिर्फ मिट्टी, पत्थर और ऊपर से चमचमाते नकली सोने के सिक्के रखे गए थे। मंत्री ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने तुरंत सारे सिक्के अपनी थैली में भर लिए और बाकी बक्सा ढककर महल ले आया। असली राज खुला। दरबार में मंत्री ने शान से कहा, महाराज देखिए, मैं कितना वफादार हूं। खजाने का आधा हिस्सा आपके लिए लाया हूं और आधा मैंने रख लिया है। तेनालीराम ने तुरंत कहा, महाराज, अब इस मंत्री की थैली चेक करवाई जाए। थैली खोली गई तो उसमें पत्थर और मिट्टी निकली। सारे दरबारी हंस पड़े। राजा गुस्से से बोले, धोखेबाज, तूने तो खजाना छुपाने की कोशिश की, पर तेरे लालच ने तेरा असली चेहरा दिखा दिया। सजा और इनाम। राजा ने उस मंत्री को पद से हटा दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गरीबों में वह संपत्ति बांटी गई। फिर राजा ने तेनालीराम से कहा, तेरी बुद्धिमानी ने आज दरबार से एक लालची और बेईमान को बेनकाब कर दिया। तेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख। लालच इंसान की असली पहचान उजागर कर देता है। बुद्धिमानी और धैर्य से ही सच्चाई सामने लाई जा सकती है। बेईमान चाहे जितना चालाक हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तेनालीराम और राजा की कठिन परीक्षा। एक दिन विजयनगर दरबार में राजा कृष्णदेवराय ने गंभीर स्वर में कहा, तेनालीराम, लोग कहते हैं कि तू हर कठिनाई हल कर देता है, लेकिन क्या तू मेरी कठिन परीक्षा भी पास कर पाएगा? पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी परीक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आप जो भी आदेश दें, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, तो सुन, मैं तुझे 3 ऐसी कठिन चुनौतियां देता हूं। अगर तू इन्हें पूरा कर पाया तभी तू असली बुद्धिमान कहलाएगा। पहली परीक्षा, बिना हथियार के शेर को वश में करना। राजा ने आदेश दिया कि तेनालीराम को शाही बाग में रखा गया भयंकर शेर को काबू करना होगा, वह भी बिना हथियार के। सभी दरबारी सोचने लगे, अब तेनालीराम बच नहीं पाएगा। तेनालीराम ने चाल चली।
उसने शेर के पिंजरे के पास जाकर बड़े आराम से दूध और शहद से भरा बर्तन रख दिया। धीरे धीरे शेर उस स्वाद की आदत डाल बैठा। कुछ ही दिनों में शेर उसे देखते ही दुम हिलाने लगा और बर्तन की ओर बढ़ता। फिर एक दिन तेनालीराम बिना डर के पिंजरे में गया और शेर उसके पैरों में लेट गया। राजा हैरान रह गए। दूसरी परीक्षा, अंधेरे में खजाना ढूंढना। राजा ने कहा, तेनालीराम, अब दूसरी परीक्षा है। किले के तहखाने में मैंने एक थाली सोने की छुपा दी है। तुझे बिना दीपक जलाए अंधेरे में उसे ढूंढना होगा। तेनालीराम मुस्कुराया। वह तहखाने में गया और चिल्लाया, अरे, यहां तो ठंडी हवा कहीं से आ रही है। जरूर थाली को वहीं छुपाया गया होगा ताकि चोर पसीने से थककर वहां न पहुंच पाए। उसने अपने कान और नाक से आवाज और गंध पहचानते हुए तहखाने का कोना खोज निकाला। वहां से सोने की थाली मिल गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, सच का आईना। राजा ने आखिरी परीक्षा रखी। तेनालीराम, दरबारियों में से कोई झूठ बोलेगा और कोई सच। तुझे बिना सवाल पूछे बताना होगा कि कौन झूठा है। यह सबसे कठिन चुनौती थी। तेनालीराम ने सबको ध्यान से देखा। जो दरबारी झूठ बोल रहा था उसके चेहरे पर डर और माथे पर पसीना था। वह मुस्कुराकर बोला, महाराज, झूठे आदमी को पहचानना मुश्किल नहीं। सच बोलने वाले की आंखों में आत्मविश्वास होता है, जबकि झूठे की आंखें झपझप कर सच छिपाती हैं। यह दरबारी झूठा है। राजा ने जब जांच कराई तो वही सच निकला। नतीजा, राजा हंस पड़े और बोले, तेनालीराम, तूने मेरी तीनों कठिन परीक्षाएं पास कर दिखाई। तेरी बुद्धि, धैर्य और निरीक्षण शक्ति बेमिसाल है। आज से दरबार में तेरा सम्मान और बढ़ा। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख, असली ताकत हथियारों से नहीं, बुद्धि और धैर्य से होती है। अंधेरे हालात में भी दिमाग का प्रकाश रास्ता दिखाता है। सच और झूठ को पहचानना कठिन नहीं, बस ध्यान से देखना आता होना चाहिए। जब तेनालीराम ने राजा की जान बचाई। विजयनगर साम्राज्य के महल में एक शाम शाही दावत का आयोजन था। दीपकों से महल जगमगा रहा था, संगीत की धुन गूंज रही थी और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक षड्यंत्रकारी गुप्त रूप से राजा कृष्णदेवराय की हत्या की योजना बना चुका था। दावत में जो प्याला राजा के हाथ में आने वाला था उसी में जहर मिलाया गया था। किसी को भनक भी नहीं लगी, पर वहां मौजूद एक तेज नजर हमेशा हर चाल पर लगी रहती थी, तेनालीराम की। साजिश की बू। तेनालीराम ने देखा कि शराब परोसने वाला सेवक बार बार पसीना पोंछ रहा है और उसकी आंखों में घबराहट है। तेनालीराम को शक हुआ। उसने तुरंत बहाना बनाया और सेवक के हाथ से प्याला लेकर राजा को देने के बजाय खुद सूंघने लगा। प्याले से अजीब सी गंध आ रही थी। तेनालीराम ने मन ही मन सोचा, ये साधारण मदिरा नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। तेनालीराम की चाल, अगर वह सीधे कहता कि प्याले में जहर है तो दरबार में अफरा तफरी मच जाती। इसलिए उसने तुरंत अपनी बुद्धि का खेल दिखाया। तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, हमारी परंपरा है कि कोई भी पेय राजा को परोसने से पहले सेवक उसे चखकर दिखाता है। तभी यह तय होता है कि वह शुद्ध है या नहीं। आइए आज से इस परंपरा की शुरुआत करते हैं। उसने प्याला उसी सेवक के हाथ में वापस थमा दिया। साजिश का खुलना। सेवक का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ कांपते हुए बोला,
महाराज, मैं और अचानक वह प्याला जमीन पर गिराकर वहीं बेहोश हो गया। प्याले की बू से ही सबको समझ आ गया कि उसमें जहर था। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, तेनालीराम, आज अगर तू न होता तो मेरी जान चली जाती। सच्चाई सामने। जांच में पता चला कि दुश्मन साम्राज्य के कुछ लोग सेवक को लालच देकर इस षड्यंत्र में शामिल कर चुके थे। सेवक को सख्त सजा मिली और राज्य के गुप्तचरों को और चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया। राजा का आभार। कृष्णदेव राय ने सबके सामने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, तूने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि पूरी राजगद्दी को बचा लिया। तेरी हाजिर जवाबी और बहादुरी के बिना यह संभव न था। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख। असली बुद्धि। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूं। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी।
व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक्कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राज दरबारियों द्वारा उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपके मेरे संबंध में विचार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुख दुख में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन न पाए। दूत की मांग सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार स्वरूप चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की ओर दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकें, किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे अवसर पर तेनालीराम की बुद्धिमानी की कारगर सिद्ध होती है। ये सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत के जो मांगा है वह उपहार तुम उन्हें हमारी ओर से दो। अवश्य महाराज। जब आज दोपहर जब दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके साथ होगा, तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया।
उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन 3 गुड़ियों में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी इसमें सफल न हो सके। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम राज्य के सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम तीनों गुड़िया लेकर घर चला गया। 2 दिनों तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़ियों में कोई अंतर समझ नहीं आया। तीसरे दिन भी वह सोचता रहा और शाम होते तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। रात में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय पर दरबार पहुंच गया। वहां महाराज कृष्णदेव राय और सारे दरबारी उपस्थित थे। साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी। महाराज बोले, तेनालीराम, व्यापारी महाशय को तीनों गुड़ियों का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। पहली गुड़िया के एक कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कान में छेद है, तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है? व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला, वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया जिसके एक कान और मुंह में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला, वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। वह बोला, यह दूसरी गुड़िया जिसके दोनों कान में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला, वह तार उसके अंदर ही रहा। यह दिखाकर तेनालीराम बोला, यह तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिए। तब तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने आपको इन 3 गुड़ियों के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताता हूँ। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपा कर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। यह वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। बीरबल इस सवाल, एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरतंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली।
क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहां टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंध था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइये को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रियों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोरोचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था।
जिस कारण जिसने भी मां के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से मां काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी मां ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी मां की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृतात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है, ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वह भी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर लिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ, लोहे की गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी। इसीलिए कहानी एक अद्भुत कपड़ा। एक समय की बात है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दें तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे।
महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है। वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से सीख, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है।